ट्वेल्थ का अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप वाला टॉपिक शुरू करेंगे। द वेटेज फॉर द टॉपिक इज़ 30 मार्क्स, 30 नंबर की वेटेज है इसकी। क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं? पार्टनरशिप क्या फीचर्स, पार्टनरशिप की मीनिंग, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एंड व्हाट आर द प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर हमने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उसकी एब्सेंस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं। एक एक करके इनको शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं। कोई नया टॉपिक नहीं है, 11th में भी हमने पढ़ा है पार्टनरशिप क्या होती है, साझेदारी क्या होती है। वही परिभाषा, वही डेफिनेशन जो हमने वहाँ पढ़ी थी वही हमने यहाँ समझनी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये हमें याद रखना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके अनुसार क्या है साझेदारी? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का परस्पर संबंध जो ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए एकत्रित हुए हैं। व्यवसाय होना चाहिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय चलाना चाहिए, जिसका संचालन उन सबके द्वारा, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं उन सबके द्वारा, या फिर उन सब की ओर से किसी के द्वारा। किसी एक के द्वारा नहीं है यहाँ पर, किसी के द्वारा। किसी के द्वारा का मतलब है कोई एक व्यक्ति हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कितने भी लोग हो सकते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, उसे हम साझेदारी कहते हैं। इसी परिभाषा से, इसी डेफिनेशन से हम पार्टनरशिप के फीचर्स को निकालते हैं। सो इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है इसकी? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो जिसका संचालन उन सबके द्वारा, और बाय एनी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, यानी कि उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी के भी द्वारा किया जाता है, उसको हम साझेदारी बोलते हैं। परिभाषा नोट कर लो। पार्टनरशिप की या साझेदारी के फीचर्स की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा साझेदारी की विशेषताएं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से नहीं कहूँगी, बेसिक टॉपिक है, पहले भी हम इसको 11th में कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी टॉपिक जब हम शुरू करते हैं तो उसकी बेसिक नॉलेज हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। ऑल्दो 11th में हमने सब चीज़ें पढ़ी हैं तो बहुत तेज़ी से हम इनको कवर अप करेंगे, क्योंकि मान के चल रहे हैं कि पहले भी आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। नंबर 1, दो या दो से अधिक सदस्य, यानी कि कम से कम कितने लोग होने चाहिए साझेदारी में? दो बालिग। बालिग मतलब अडल्ट 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव, मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। सो दो या दो से अधिक सदस्य। एक साझेदारी फर्म में कम से कम दो सदस्य होते हैं, मिनिमम दो वयस्क सदस्य, और वो भी। और यहाँ पर साझेदारी में, पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पर भी साझेदारों की अधिकतम सीमा के बारे में नहीं बताया गया है। तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? कंपनीज एक्ट 2013 read along with company miscellaneous rule number 10 2014। दो चीज़ें हैं, कंपनीज एक्ट 2013 प्लस कंपनी मिसलेनियस रूल 10 2014 के अनुसार अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 50 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 50। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कम से कम कितने सदस्य हैं? दो, अधिकतम कितने? 50। ये हमें याद रखना है, 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन हमारे हमसे पूछा जा सकता है। और कौन से एक्ट में बताया गया है? कंपनी मिसलेनियस रूल 10 2014 रेड अलॉन्ग विद का मतलब होता है इसके साथ में कंपनी अधिनियम 2013 को भी अगर हम रीड करें और इस रूल 10 को अगर हम पढ़ें साथ में, तो हमें पता चलता है कि सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। साझेदारी अधिनियम में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। सेकंड पॉइंट, अनुबंध या समझौता। एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स में आपस में, साझेदारों के मध्य आपसी समझौते को दर्शाता है। ये जो समझौता होता है पार्टनर्स के मध्य, उसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कौन कितनी कैपिटल लेकर आएगा, ये समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, रिटन अच्छा रहेगा या ओरल अच्छा रहेगा? लिखित रूप में अच्छा होता है कोई भी समझौता या मौखिक रूप में अच्छा होता है? डेफिनेटली लिखित रूप में अच्छा होता है, क्योंकि उसको हम कानूनी मान्यता दिला सकते हैं। कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई लड़ाई होती है, तो हम कोर्ट में उसे प्रूफ के तौर पर भी पेश कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, व्यवसाय या बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि साझेदारी हमेशा किसी न किसी व्यवसाय को चलाने के लिए की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य हमेशा लाभ कमाना होना चाहिए। अगर किसी एक्टिविटी का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, समाज सेवा है, तो उसको हम साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत नहीं ला सकते हैं। चौथा है एजेंसी संबंध, एजेंसी रिलेशंस। एजेंसी संबंध का मतलब क्या होता है? सभी साझेदार
साझेदारी फर्म के एजेंट की तरह काम करते हैं और एक दूसरे के एजेंट की तरह काम करते हैं, यानी कि एक साझेदार दूसरे साझेदार का एजेंट है और एक साझेदार अपनी साझेदारी फर्म का भी एजेंट है, यानी कि उसके लिए भी काम करता है, दूसरे साझेदारों के लिए भी काम करता है। 5वां पॉइंट है लाभ का बंटवारा, यानी कि कोई भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स में आपस में बांटा जाता है। अब बात आती है किस अनुपात में बांटा जाता है। ये अनुपात वो होगा जो भी वो साझेदार आपस में डिसाइड कर लेंगे, और अगर पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड नहीं किया है तो हमें देखना होगा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस बारे में क्या कहता है। तो 5 पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़े हैं। छठा और लास्ट पॉइंट देखते हैं। 6 पॉइंट क्या है हमारा, साझेदारों का दायित्व। हमें पता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। कैसा होता है, असीमित, अनलिमिटेड। और असीमित दायित्व हमने 11th में पढ़ा था, क्या मतलब होता है, हानि की स्थिति में उनकी निजी संपत्तियों को भी दांव पर लगाया जा सकता है। तो साझेदारों का दायित्व अगर एक सामान्य साझेदारी है तो उनमें उनका दायित्व जो है वो असीमित होगा। अब बात करते हैं जो हमें 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पार्टनरशिप डीड। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से हमें क्या चीज याद रखनी है, एक तो साझेदारी की परिभाषा, दूसरी बात साझेदारों की न्यूनतम संख्या, साझेदारों की अधिकतम संख्या, और वो कौन सा एक्ट है जिसके अंतर्गत साझेदारों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। कौन सा एक्ट है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है, साझेदारी संलेख क्या होता है। हमने कहा साझेदारों के मध्य आपसी समझौता होता है। ये जो समझौता होता है हमने कहा ये लिखित भी हो सकता है और ये मौखिक भी हो सकता है, लेकिन हमें हमेशा इसको लिखित रूप में अपने पास रखना चाहिए। तो अगर साझेदारों के मध्य कोई लिखित समझौता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, साझेदारी संलेख के नाम से। ये डेफिनेशन आप जरूर नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो, इस डेफिनेशन को नोट करो। क्या है साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड, साझेदारों के मध्य लिखित समझौते को साझेदारी संलेख कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। इस संलेख में साझेदारों के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं का वर्णन किया जाता है। व्हाट आर द फैक्टर्स, देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। साझेदारों के मध्य जो संबंध है, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन क्या काम करेगा, ये सारी चीजें जो है पार्टनर्स के आपसी संबंधों को प्रभावित करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में साझेदारी संलेख में डिटेल डिस्कशन किया जाता है। क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे कि कैपिटल, इंटरेस्ट या फिर ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट है जो उसको देना चाहिए। सैलरी टू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर विशेष तौर पर पार्टनरशिप फर्म के लिए कुछ काम कर रहा है तो उसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। तो इन सब बातों का उल्लेख जो है वो साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड में किया जाना चाहिए। लेकिन समस्या कब आती है, अगर ये साझेदारी संलेख पार्टनर्स ने नहीं बनाया है, पार्टनरशिप डीड में अगर इन बातों का उल्लेख नहीं किया है, तो फिर पार्टनर्स की अगर लड़ाई हो जाती है तो उस स्थिति में वो क्या कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। ऐसी स्थिति में वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट हमेशा एक्ट की सुनता है, कानून की सुनता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये पता लगाना है कि अगर साझेदारी संलेख नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स के मध्य, तो ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है। इन सब चीजों के बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, दैट व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि साझेदारी संलेख के अभाव में पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए पार्टनर्स को, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उनसे लेना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी होनी चाहिए, अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो वो कितनी देनी चाहिए। तो ये सारी बातों का उल्लेख जो है पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपका काम क्या है, ये हेडिंग डालकर रख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलो। थैंक यू।